सपने उसी के सच होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, यहाँ तो हौसलों से उड़ान होती है। दर्शकों, स्वागत है आपका बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का। दोस्तों, हम अभी बैठे हैं आईपीसी के ऑफिस में। ये एक इंजीनियरिंग फर्म है। इस फर्म का इस साल का टर्नओवर हुआ है, पर शुरुआत ऐसी नहीं थी। एक सिविल इंजीनियर जो 200 स्क्वायर फीट के झोपड़ी में रहता था, 20 बिजनेस नाकाम हो चुके थे, पर फिर भी उसके जिद ने और उसके हौसले ने उसको आज टर्नओवर वाली कंपनी का सीएमडी बनाया। तो जानते हैं उसका सफर कैसा रहा, उसी की जुबान। सुशील पाटिल 37 वर्षीय सफल उद्योजक। आपने 1995 में नागपुर के YCC कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके तुरंत बाद आपने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी की, मात्र 500 रुपये महीने पर। लेकिन जल्दी ही 1996 में आपने अपना स्वयं का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद लगातार 20 अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी मिली। फिर भी मायूस नहीं हुए। अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के बलबूते 2003 में IEPC इंडो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की शुरुआत की। IEPC पावर सेक्टर में काम करती है। सुशील पाटिल बनाते हैं पावर प्लांट्स। IEPC देश विदेश में कई पावर प्लांट्स बना चुकी है। शायद ही भारत में कोई राज्य होगा जहां सुशील पाटिल ने पावर प्लांट न बनाया हो। भारत के आर्थिक विकास में आपके इस योगदान के मद्देनजर राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान 2013 के लिए आप मनोनीत हैं। भारत सरकार का ये राष्ट्रीय पुरस्कार इस वर्ष सुशील पाटिल के नाम है। आप भारत के पहले बौद्ध उद्योजक और सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। अब से पहले समूचे देश में केवल 22 लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया, जिनमें मदर तेरेसा, नंदिता दास, डॉक्टर वेणुगोपाल ये नाम शामिल है। सुशील पाटिल समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वे कई सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। उनके इन्हीं सामाजिक कार्यों को देखकर नागपुर के रहवासी चाहते हैं कि वे आने वाले चुनावों में आम जनता का प्रतिनिधित्व करें। सुशील सर, बहुत बहुत स्वागत बिजनेस टॉक में। धन्यवाद। सुशील सर, आपने जीरो से शुरुआत की जी। और आज एक टर्नओवर के कंपनी के आप सीएमडी भी है। तो कैसे रहा सफ़र? सफ़र कहने का मतलब ऐसा है कि बहुत गरीबी से और बहुत स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक स्लम जिसे आप कहते हैं, स्लम एरिया से हम लोग आए हैं। हमारा जो नागपुर में एक इंदौरा करके है, वहाँ का रहवासी हूँ मैं। वहाँ के ऑलमोस्ट सभी गरीब लोग, रिक्शा वाले और ये सब ऐसे ही लोग वहाँ पर रहते हैं। हम लोग भी वहीं से आए हुए हैं और हम लोग सब, हमारे जो कास्ट के लोग हैं या जो हम लोग, ये सब वहीं से निकले हुए हैं सब चीज़ें यहाँ पर। और उस एरिया में हम लोगों का थोड़ा धन्यवाद मैं अपने माता पिता के कहना चाहूँगा कि उन्हें मुझे एक एजुकेशन, एक अच्छे स्कूल में मुझे वहाँ पर उन्होंने जितनी उनकी हो सके उन्होंने किया है। मतलब आर्थिक परिस्थिति से भी आप जूझे जी और जी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी आप थोड़ा बहुत शिकार बने आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कास्ट का तो बिल्कुल है वो सब चीज़ें। अल्टीमेटली कास्ट हमारा है कि हमारे अभी इतने साल से एकदम चेंज होना नहीं, लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, बट कास्ट की वजह से बिकॉज है कि हम लोग पहले से ही हमारे को बैकग्राउंड रहा है कि भाई हम लोग को मेहनत है, गरीब है और गरीब किसान की इंसान है और हमारे को जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। वैसे तो अल्टीमेटली कास्ट फैक्टर, इसीलिए इकोनॉमी कमज़ोर होने की वजह से एक मेन रीज़न है, तो कास्ट फैक्टर करेगा। क्योंकि कास्ट फैक्टर है कि
हमारे पर्टिकुलर जितने भी 90% जो लोग वो गरीब इसी के वजह से कि कास्ट फैक्टर उनको वो डेवलपमेंट नहीं मिला, इसीलिए हम वी आर वीक, दैट्स वाई वी आर वीक। पर आपके पिता ने भी एक बहुत अच्छा रोल निभाया, Right. क्या उसी से आपको एक उद्योजक बनने की शिक्षा मिली? आप बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे पिताजी बेचारे मेहनत करते थे, वो पहले कुछ एम्प्रेस मिल में थे, उनको क्या कहते हैं हम लोग कि उनको डेली का नहीं था, वो कुछ कुछ घंटे 2 घंटे का या पर डे के हिसाब से उनको जॉब पर रखा जाता था। काफ़ी दिन कहते, कभी भी उनको जॉब नहीं मिलता था, जिस दिन नहीं मिलता वो थूक के आते थे, वो लिटरली बताते थूक के आते, रात में 1-1 बजे जाते थे और इतनी गंदी एरिया में गुंडा सब बदमाश लोग होते उसमें फिर भी आते थे, क्या करें, कोई ये नहीं था। फिर सेकेंडरी बेचारों को उनको कैसे तो भी हमारे उनको ऑर्डनेंस फैक्ट्री में उनका भी फिर चयन हो गया है, थोड़े वहाँ से हमारी थोड़ी पोजीशन सुधरी, फिर भी वो इकोनॉमिकल कंडीशन तो बनी रहती है। फिर सुशील सर, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म में भी आता था, आप एक सिविल इंजीनियर रहे और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म भी, तो ये कहाँ से कैसे जुड़ के आया? देखिए उस वक्त आई थिंक ये जो बात है वहाँ पर उस वक्त जब था वो सॉफ्टवेयर का बहुत बूम था और हर कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता था, हर कोई सॉफ्टवेयर। तो अल्टीमेटली बिंग वो जो हमारा जो बिजनेसमैन का एक जो था, एक सोच रहा था कि भाई वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने सुना थे, भाई एक बार आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो तो फिर उसी को रिवाइड करके अलग अलग कस्टमर्स को आप दे सकते हैं, पैसा कम लगता है आपको, कुछ इनिशियल सेटअप थोड़ा बना लो तो आपको बन जाता है ये सब चीज़ें के लिए। तो बीइंग आई एम सिविल इंजीनियर जरूर था, पर क्या है कि ऑलवेज मैं डाइवर्सिफाइड रहा हूँ और जहाँ पैसा दिखता है वहाँ पर जाने की कोशिश मैंने ऑलवेज की है, करेक्ट ना। तब भी ये था कि बीइंग आई डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर, बट मैंने कोशिश किया कि भाई मैं आई कैन हायर अ वेरी गुड पीपल और उसको मैं लेके मैं उसको डेवलप करूँगा आगे करके। बट हुआ उल्टा। रीज़न है ऐसी कि वहाँ पर मैंने हायर किया बिकॉज मेरा खुद का वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये थीम थी कि भाई वहाँ पर उसको रीडेवलप करके या फिर उसी को बना के बेचो तो यू आर गेटिंग द कंटिन्यूसली मनी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि भाई हाँ वी आर जनरेटिंग गुड मनी, भाई एक बार का मेहनत है। तो समहाउ आई एम अरेंजिंग, मैंने बहुत एक अच्छा ऑफिस, मैंने बाकी का जो मैंने अभी तक का जो निचोड़ था मैंने पैसे जमा करके बहुत हम लोगों ने एक अच्छा ऑफिस किया। शंकर नगर जैसे इसमें एरिया में मैंने ऑफिस लिया था, एक बड़ा तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट का हम लोगों ने अरेंज किया था, काफ़ी सिस्टम लगाए, सब कुछ किया वहाँ पर हम लोगों ने बाद में कुछ मार्केटिंग वाले लगाए, कुछ डेवलपर्स लगाए हम लोगों ने, जो भी चीज़ है कि भाई हम लोग कुछ सपोर्ट लोग आए थे हमारे पास, फिर हम लोग कर देंगे, हम लोग मार्केटिंग करेंगे, आप करो, हम लोग डेवलप करेंगे, ये सब चीज़ें हुआ। बट अल्टीमेटली जो बात जो सामने आई कि बाद में हम लोग पता है कि मार्केटिंग वाला बेवकूफ़ बना रहा है, सर मैं उधर जा रहा हूँ, क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बट पता चला कि ही इज़ वेस्टिंग माई मनी, वहाँ पर जा रहा है बट कुछ नहीं करा है। कुछ बार तो उन्होंने नकली वर्क ऑर्डर लगाए, कुछ लोगों ने, जब मैंने कुछ लोगों को रखा वहाँ पर तो पता चला कि हम लोग टोटल हम लोग ने 6 और 1 साल का जो हम लोग ने स्कोप रहा वो तकरीबन मैंने सैलरी मेरी तकरीबन 1-1.5 लाख 2 लाख रुपये सैलरी जाती थी, रूम रेंट वगैरह वो सब अलग था, और मुझे टोटल 6 से 8 महीने के अंदर 35,000 रुपीज़ की सिर्फ अर्निंग हुई थी। मतलब सर, जिस बिजनेस में आपने हाथ डाले आपको अच्छे एक तो लोग मिले नहीं, लोग मिले तो फिर काम चला नहीं, या तो फिर किसी ना किसी तरह बिजनेस में फेल्योर आप झेल रहे, रीजन आपने क्विट नहीं किया? नहीं, क्विट नहीं किया। रीज़न कैसा है कि एक मेरे दिल में बहुत था कि नहीं, आई कैन, मैं अपनी कोशिश करूँगा, वन डे आई कैन सक्सेस। बीइंग दिस इज द स्ट्रगलिंग द रीज़न है कि हमारा कोई बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं, हमको सिखाने वाला कोई नहीं, तो हम लोग जैसे जैसे होते गए, लोगों से ही आइडिया लेते गए। लोगों की फेलियर होने का रीज़न ही ये था कि वी डोंट नो कि लोगों से डील कैसे की जाए करके, एक्सपीरियंस कैसे है, लोग होते कैसे हैं, दैट हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती है। पर हम लोग जो डिफरेंट चीज़ ऐसे थोड़े सब चीज़ों से जाने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि नाउ किस फील्ड में पैसा डालना चाहिए, किस में पैसा नहीं लगा के पैसा कमाना चाहिए। उसके बाद तो तब से हम लोगों ने सीखा कि नहीं, अभी हम लोग जो धंधा करेंगे या जो बिज़नेस करेंगे विदाउट मनी, जहाँ पैसा नहीं लगता वो बिज़नेस कौन थे, उस एरिया को पहले ढूंढो जहाँ पैसा नहीं लगता है। जहाँ पैसा लगता है तो वो तो सभी, क्योंकि पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो अभी क्या करें, और क्विट तो करना नहीं है, क्विट भी नहीं करना, धंधा भी करना है, तो हम लोग ऐसा धंधा सोचना है कि जहाँ पर पैसा न लगे पर हमको पैसा अच्छा मिले। ज़रूर सर। सर, IEPC इसकी शुरुआत कैसे हुई ज़रूर जानेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, हम बात कर रहे हैं सुशील पाटिल जी से, IEPC के CMD। उन्होंने कैसे रखी नींव IEPC की, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिजनेस टॉक।
आप या एल्युमिनियम प्लांट कर लो, तो सभी में ये सब एरियाज थी। तो मैंने सबसे पहले छोटे छोटे बड़े बड़े इस तरह से मैंने काम चालू कर दिया, छोटे छोटे, कि भाई कंसल्टिंग देना या छोटे काम लेना। ब्रेक के बाद दर्शकों आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुशील पाटिल जी से, CMD ऑफ IEPC। सुशील सर, आप बहुत से बिजनेस में फेल हुए, करीबन 20 बिजनेस में आप फेल हुए, आप हार नहीं मानी आपने। फिर IEPC की नींव रखने का कैसे सोचा? 2003 में आपने उसकी शुरुआत करी, उसकी शुरुआत कैसे रही? ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी हम लोगों को एक अपने कोर एरिया में काम करना चाहिए जिसके आपको एक्सपीरियंस है, और जहाँ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं वर्सेटाइल्स अलग अलग काम करने गया, तो अल्टीमेटली लगा कि इफ़ आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग में पहले उसी में ही अपने एरिया को हमको ढूंढना चाहिए या करना चाहिए। और उसी एरिया से मैं करते हुए मैंने अलग अलग, जैसे पहले मैंने सिविल काम लिया, फिर स्ट्रक्चरल काम लिया, इसमें सभी तरह से इंडस्ट्रीज़ में आ गया, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। आप कोई भी इंडस्ट्री लो, स्टील प्लांट का ले लो आप, या एल्युमिनियम प्लांट का लो, तो सभी में ये सब एरियाज़ थी। तो मैंने सबसे पहले छोटे छोटे बड़े बड़े इस तरह से मैंने काम चालू कर दिया, छोटे छोटे, कि भाई कंसल्टिंग देना या छोटे काम लेना, स्ट्रक्चर करना, इरेक्शन करना, टेंडरिंग लेना, छोटे छोटे। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सामान लग के, या फिर मैं तभी भी मुझे, क्योंकि तब भी कंस्ट्रक्शन के लिए भी तब भी तुम्हारे को मशीनरीज लगती है, तो फिर इसमें मैं ऑलवेज कॉन्सेप्ट बड़े लोगों से लेता रहा कभी भी, कि भाई मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो बड़े लोग या बड़ी कंपनीज कभी वो खुद काम नहीं करती है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे बड़े काम का आ गया कि मैंने मैंने इतना सारे, जहाँ मैंने कुछ कहीं जॉब किया, मैंने जो कंपनीज में मैंने जॉब किया, तो वहाँ पर भी मैं टेंडरिंग देखता था या मार्केटिंग करना। मेरा मार्केटिंग स्किल बहुत है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा पहले भी बहुत अच्छा था, तो और बात करने में हम लोग बहुत प्यारी बात करते थे, या जो भी चीज़ है, और बेसिक नॉलेज का आइडियाज़ रखते हुए बात करने, तो कोई भी ये होता था। तो ये सब चीज़ें मेरे बड़ी काम में आ गए, जैसे टेंडरिंग करना है या मार्केटिंग करना है, या किसी को कंपनी के प्रपोज लेके, भाई मैं कई कंपनी में जाता भी था, तो वहाँ की मैं इतना कि वो मुझे जाने नहीं देते थे, छोड़ने थे, तो मार्केटिंग में था। इनफैक्ट मैंने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कॉन्ट्रैक्ट करके उनको हम लोगों ने, जहाँ मैं जैसे एक एग्जांपल लूँगा, सुजलॉन में भी मैं एम्प्लॉय था, सुजलॉन कंपनी में भी हाँ मैं एम्प्लॉय था। पर सुजलॉन कंपनी में मैंने देखा कि एक फाउंडेशन है, एक दिन में 15 लाख का बनता है, एक दिन में 15 लाख। अगर मैं बोला 15 लाख का बना तो महीना भर चला जाएगा। तो फिर मैंने वो कॉन्सेप्ट था कि सुजलॉन कंपनी में एम्प्लॉय था, तो मैंने क्या किया, वो जॉब छोड़ दिया, हाँ क्विट कर दिया। क्विट करने पर मैंने क्या किया कि यार मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक दूसरी कंपनी थी, मेरी पहली एक कंपनी थी लार्स एनवायरो करके, वहाँ पर मैंने काम किया था, वहाँ पर भी लोग मुझे बहुत अच्छे, तो उस कंपनी को बोला यार मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिला देता हूँ, ठीक है, पर तुम इसकी मेरे को कमीशन देना, मैं एग्जीक्यूट भी मैं करवा देता हूँ। हाँ एग्जीक्यूट भी भाई मैं ही काम ला दूंगा, मैं ही काम, पैसे तुम लगाओ, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, उस कंपनी को गया, उनको कन्विंस किया कि भाई ऐसे का, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर मैंने क्या किया, सुजलॉन को छोड़ के उसकी कंपटीशन कंपनी थी दूसरी राजस्थान में, तो राजस्थान में नहीं, सॉरी, सबसे पहले मैंने सातारा के बगल में एक था, वहाँ पर मैंने विंड मिल का, तो वहाँ पर मैंने दूसरे एनॉर्कॉन करके कंपनी थी, तो मैंने कंपटीशन की दूसरी जो कंपनी उसको मैंने टाइप किया, उसके वाइस प्रेसिडेंट को मिलके किया, सर हमारी कंपनी ऐसी करती है वैसी करती है, इनको भी कन्विंस किया, बोले तुम लोग 15 लाख का या जो काम करने, एक दिन में एक फाउंडेशन, 10 दिन में काम करो तो 1.5 करोड़ रुपये का फाउंडेशन, 1.5 करोड़ रुपये, और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, सिर्फ गड्ढा ही तो भरना है। तो आई गेट आइडियाज़ ये सब चीज़ों की, मैंने अलग अलग काम किया, तो ये भी एक वन ऑफ द आइडियाज़ था, ये सब चीज़ें था। फिर मैंने उनको काम दिलवा दिया, फिर मैंने एजुकेशन, मैंने काम बहुत एफर्ट लिया, उनको काम दिलवा दिया, काम भी लिया, प्रॉफिट भी करवा दिया, मुझे थोड़ी बहुत जो कमीशन भी मिल गए, ठीक है, एफर्ट मैंने बहुत कुछ लिया जब ये सब चीज़ें था। फिर ये करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर तो उनको सब दिलवा दिया था, उनको काम दिलवा दिया सब चीज़ें। फिर मैंने उसी कंपनी का क्या किया, राजस्थान में काम लेने की सोचा। फिर इस कंपनी में कुछ बुरा तो कोई और कंपनी देख लिया मैंने, उस कंपनी को राजस्थान में सिर्फ ये था कि वही जहाँ वहाँ पर राजस्थान का था, तो वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर और उसकी मोनोपोली चलती थी। बट मैंने इतने इन्फ्लुएंस लगा कि भाई मैं कंपनी के डायरेक्टर से कंसर्न में हूँ, तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर था, आई एम द फर्स्ट पर्सन कि राजस्थान जैसी एरिया है, पाकिस्तान से बॉर्डर को लग की थी, वहाँ पर गोलीबारी भी जो हो चुकी थी, वैसी एरियाज में मैंने वो काम लिया। IEPC को पहला प्रोजेक्ट 8 मेगावाट का
छत्तीसगढ़ यस रायपुर पावर प्लांट, वो कैसे मिला? हाँ उसकी अभी क्या उस वक्त पावर प्लांट में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डेवलप हुआ था और पावर के बहुत अच्छा बूम आया था और हमारे पास पावर प्लांट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेनली कि उस एरियाज में इंडिया का कॉन्सेप्ट था कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट पावर प्लांट होते थे और पावर प्लांट के एक्सपर्टीज नहीं मिलते थे आपको सब चीज़ें। इस पर कंसंट्रेशन करने के बाद मैंने बहुत सोचा, इसके बाद हम लोग पावर प्लांट की कॉन्सेप्ट बहुत आए कि भाई नहीं अभी पावर प्लांट डेवलप करना है और दूसरे इंडस्ट्रीज भी हो गए थे और पावर प्लांट में बूम आई थी, नहीं हमें इसमें करना चाहिए। तो किसी भी तरह से बहुत एफर्ट लगाए, मार्केटिंग किया, जो मार्केटिंग में करना चाहिए, जो नहीं करना वो सब चीज़ें हम लोगों ने किया। किसी भी तरह से हम लोगों ने एक छत्तीसगढ़ में एक रायपति पावर प्लांट करके था जो आज हम लोगों ने उसको खरीद भी लिया है, ठीक है। तो जिसकी कंसल्टिंग हम लोगों ने किया है उसका खुद का भी पावर प्लांट हम लोगों को गया रीजन। तो उस वक्त जो था कि हम लोग रायपति पावर को जो भी था वो हैदराबाद की कंपनी थी, छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट डालनी थी। उन्होंने बहुत किया कि अपने फ्रेंड वंस को फ़ोन ऑन करके आया, रेफरेंस वगैरह दे, वो जो करना चाहिए मार्केटिंग में हम लोगों ने किया उसको। डेफिनेटली वी आर डेवलपिंग, वी आर गेटिंग द कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। अभी रीजन था कि हमारे पास फंड नहीं था कि आज एक पावर प्लांट सेटअप करे या एक्सपीरियंस नहीं था वो सब चीज़ें के लिए पावर प्लांट सेटअप करना, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी देना। तो हम लोग कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम लिया था हम लोगों ने पहले। तो कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग में उसमें क्या है, सिर्फ मैन पावर प्रोवाइड करना पड़ता है, टेक्निकल स्किल देनी पड़ती है और वैल्यू बहुत अच्छा मिलता है हम लोगों को। तो उसी एरिया में हम लोगों ने किया, बहुत अच्छे हम लोगों ने मार्केटिंग किया, ऑर्डर को मिला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और हम लोगों ने अच्छे एक्सपर्ट्स हमने उसमें हायर किए। और ये हमारी पहली नींव थी कि जिसमें हम लोगों ने पावर प्लांट में एंट्री किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसकी किया, पावर प्लांट बहुत अच्छे सक्सेसफुल हुआ, कमीशनिंग हुआ, ठीक है, जो भी प्राइस पर हमें बिना पैसे का वहाँ पर पैसे मिला। और वी आर गेटिंग द आइडियाज़ कि नहीं हमको नॉर्मली अगर करना है, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो पैसे लगेंगे, मशीन लगेंगी, मैन पावर लगेगा, उसका पैसा देना है, पगार देना है, कहाँ से आएगा ये सब चीज़ें। तो वी आर डिसाइडेड कि वी कैन मोर कॉन्सेंट्रेट टू द बिजनेस वेयर वी आर डोंट नीड अ मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पैसे हम लोग बिना पैसे का हम लोग वहाँ पर अर्निंग कर सकें। फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ कंसल्टेंसी हम लोग चाहने का, स्टील इंडस्ट्रीज़ को कंसल्टेंसी देना चालू हुआ है, पावर इंडस्ट्रीज़ को कंसल्टेंसी देना चालू किया, जो भी ये रेफरेंसेस करते करते ट्रेडिंग करना चालू किया हम लोगों ने, सप्लाई चालू कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो बिना पैसे का था, ये सब इसमें हम लोग को पैसा नहीं था ये सब चीज़ों के लिए, तो हम लोग वी आर जनरेटिंग द मनी फ्रॉम द कंसल्टिंग, जिसमें सिर्फ मैन पावर एक्सपर्टीज यूज़ करते थे। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपना जो है कि जो अपना कहने का फाइनेंशियल स्टेटस हम लोगों ने कंसल्टिंग से किया जो भी चीज़ें। तो दिस इज़ द थिंग जिसमें हम लोगों ने क्योंकि अगर लॉस भी हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस नहीं होता इसमें, तो वी आर चूजिंग दिस वन की कंसल्टिंग, पहले बात कंसल्टिंग और ट्रेडिंग में मोर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। सुशील सर और भी बहुत कुछ जानेंगे, आईपीसी ने कैसे आगे बढ़े, बड़े पावर प्लांट्स आपको कैसे मिले जी। दोस्तों, सुशील पाटिल सर से बातचीत अभी भी जारी है, जानेंगे उनसे और भी बहुत कुछ। देखते रहिए बिजनेस टॉक। क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट्स अंडर शेड्यूल कभी भी अगर प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमिकली लॉस आप ही का होता है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी अरेंज या यू हैव टू दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम हैं मिस्टर सुशील पाटिल जी के साथ, सीएमडी ऑफ आईपीसी। सुशील सर, छोटे मोटे बहुत प्रोजेक्ट आप कर चुके थे, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, फिर 108 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला टाटा ग्रुप के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर, राइट। उसके बाद भी आप बढ़े। आपने जितने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए वो एक ड्यू डेट के पहले कंप्लीट किए, राइट। तो एक कोई आप जो अपने इंजीनियर हायर करते हैं उनको कुछ ऐसा डेडलाइन देते हैं या फिर कुछ उनको क्या आप बताते हैं, कैसे कराते हैं काम? देखिए, कोई भी चीज़ एक्सपर्टीज करने के लिए हर चीज़ का प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट्स अंडर शेड्यूल कभी भी अगर प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमिकली लॉस आप ही का होता है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी अरेंज या यू हैव टू मैनेज, उसको मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेज में हर एक चीज़ होते है, उसको प्लान करना है। कोई भी बिजनेस उसको प्लान करना पड़ता है। ये सब एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों ने सब आइडिया चीज़ आई है। एक प्लान होता है हर चीज़ की, भाई ओके ड्यूरेशन क्या है 15 मंथ, ड्यूरेशन क्या है 2 ईयर्स, वट एवर भी, जो डिपेंड अपॉन की कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट होता है या उसके बट ड्यूरेशन। तो उसमें सब चीज़ें कि भाई सप्लाई कितना आएगा, मैन पावर कितना लगेंगे, मशीनरीज क्या होगा, फंड क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ की प्लानिंग की जाती है। तो आप फ्रेशर से अपॉइंट करते हैं इंजीनियर्स या फिर जो आपके सभी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन, यस राइट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पे। रीज़न कैसा है कि अभी
टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एक प्रोफेशनल है कि अगर आपको एक आउटपुट चाहिए तो अल्टीमेटली यू हैव टू हायर द प्रोफेशनल, नॉट ओनली द प्रोफेशनल, अ वेरी गुड एक्सपर्टीज प्रोफेशनल। मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा सैलरी उनको ऑफर करता हूँ एंड आई कैन ओनली रिक्रूट दैट पीपल हु कैन गिव द गुड परफॉर्मेंस। सबको अपनी वैल्यू पता होती है, सबको पता होता है कि व्हाट इज़ माय कैपेबिलिटीज़, करेक्ट ना। जो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं इतने कम सैलरी में मेरा आउटपुट नहीं होता, तो उसको पता मुझे पता होता है कि वो मुझे मेरे से ज़्यादा अल्टीमेटली उसकी सैलरी मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत कम होती है, राइट। तो व्हाट आई कैन हायर अ गुड पीपल्स, तो रीजन है कि गुड पीपल विल ऑलवेज परफॉर्म गुड, नो डाउट। तो आई कैन ऑलवेज हायर अ कॉस्टली पीपल, बट उनकी जो चीज़ होती है उनके हायरिंग अच्छी करता हूँ मैं, उनकी एक्सपर्टीज देखता हूँ, उनके एक्सपीरियंस, उनकी ऑनेस्टी, उनके डिवोटेशन और सैलरी। आई एम रेडी टू गिव द गुड पीपल टू एनी ऑफ द। तो आई एम नॉट कि भाई वो कम में मिल रहा है और इसको उसका इतना, इसका ये मतलब कभी नहीं होती कि आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस है तो उसको बहुत सारा नॉलेज, ऐसा नहीं है। तो फिर फ्रेशर्स को कुछ चांस? फ्रेशर को यस, हम लोग फ्रेशर्स को भी, हम लोग क्या होता है कि जो डिवोटेडली कुछ करना चाहते हैं या बहुत अच्छा हम लोग उस एरिया में करना चाहते हैं, बट फ्रेशर्स जो डिवोटेडली हम लोग डेफिनेटली उनको चांस देते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के साथ काम करें या उसको लगता है कि इन ग्रुप में अच्छा डेवलपमेंट है हमारा और वहाँ पर कैरियर बनेगा। तो हम लोगों को जैसे भी हम लोग को 10% 15% हमारे लोग में उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो सीनियर्स पीपल के साथ उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्योंकि आप प्योरली फ्रेशर रखें तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वी आर गिवन द चांस, नो डाउट कि 10 to 15% 20% डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट कि कितना बड़ा है उस हिसाब से और कितनी रिक्वायरमेंट है, उसका रोल क्या होगा, उसको सीखने का कितना समय लगेगा, तो डिपेंड अपॉन उसके हिसाब से वी आर गिवन द यस, वी आर गिवन द चांस टू द पीपल, टू द फ्रेशर्स ऑल्सो हु आर रियली हैविंग द दैट ईगरनेस, कुछ सीखने की चाह है उसमें और कुछ कर दिखाने की चाह है। ऐसा नहीं कि किसी को भी चाह, हम लोग पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आपको क्या है, आप आइडियाज़ क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। जो हमें इनोवेटिव लगता है कि नहीं, उसको लगता है कि हार्ड वर्कर है वो, रेडी नहीं, वो होम सिक नहीं होना चाहिए पहली बात। क्योंकि जैसे मैं हूँ आज हम लोगों को बस इंडिया में, महाराष्ट्र में तो अभी फ़िलहाल में नहीं, पर आउट ऑफ महाराष्ट्र मेरे प्रोजेक्ट है। मैं खुद आउट ऑफ महाराष्ट्र काफ़ी दिन रहा, तो जिस वजह से हम लोग मल्टी लोगों से बात करने से, उनका व्यवहार करने से, बिजनेस करने का ढंग सीखते हैं हम लोग। तो होम सिकनेस लोगों को नहीं लेते, तो हम लोगों को तो पहले तो होम सिकनेस छोड़नी पड़ेगी। हम लोग कहिए जैसे दूसरे करते हैं, या हमारे मेरे पास ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग होते हैं, बिकॉज शॉर्ट एज में 75 एज तक वो लोग काम करते हैं और वो लोग अभी भी 1.5-2 लाख रुपए से मेरे से कमा रहे हैं। 75-60 ईयर्स ओल्ड, रिटायर्ड होने के बाद। हमारे लोग रिटायर्ड होने के बाद समझते कि मर गए, अभी उनकी लाइफ खत्म, पर नो, उनका हमारे जो टेक्निकल है उनका एक्सपीरियंस जो नहीं लेते, हम लोग रिटायर्ड लोगों को ज़्यादा देते हैं। सर, आज आप एक बहुत अच्छी व्यक्ति है, आइकॉन, तो आप कुछ नए उद्योजकों को या फिर जो इंजीनियर्स या फिर कुछ बड़े MBAs होंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल करें, क्या करें, कुछ सलाह? राइट। सबसे पहले तो मैं यंग जनरेशन को जाना ये चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर करना है तो उसका पहले एक्सपीरियंस ले। डायरेक्टली कोई भी चीज़ कर प्रोडक्शन में ना जाए, या कोई भी चीज़ डायरेक्टली ना करे कि भाई पैसा डाल के, पहले तो हम लोग का पैसा अगर है भी तो नहीं डालना चाहिए आप लोगों ने। पहले उस चीज़ का कहीं जॉब करें या कोई चीज़ का एक्सपीरियंस ले। आप फ्री में अगर जॉब करते हैं, फ्री में एक्सपीरियंस ले। मार्केटिंग करें आप उसका, मार्केटिंग में आपको बहुत चीज़ पता चल जाए कि भाई हम लोगों से बेचते क्या है, माल का प्रोडक्शन क्या होता है, कितने में बनता है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू निकाले। बेचने का नेटवर्क चाहिए आपको कि भाई बेचते क्या है, उसका नेटवर्क कैसे करता है, उसका प्रॉफिट कितना होता है, ये सब चीज़ों को सीखो। 1-1.5 साल पहले सब चीज़ें सीखो। सीखने के बाद आप उसको चीज़ के लिए खुद का एंटरप्रेन्योर्स में डेफिनेटली लाओ। हम लोग भी उसमें देखें, हम लोग जैसे कि मैं खुद एक हम लोग यंग जनरेशन के लिए मैं संस्था बना ये कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिसके पास जो कैपेबिलिटी है भाई, उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ है या वो कुछ भी कर सकता है, तो उनको हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। भाई आपको प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी या उसमें आपको एक्सपर्टीज़ है कोई, तो हम उसको इनकैश करेंगे। मैं पर्सनली जो भी मेरे पास आएगा उसके लिए डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूँगा, उसको मैं आगे जाने के लिए ये दूंगा, उसको नेटवर्क दूंगा मैं, उसका मार्केटिंग हम लोग करेंगे। उसको लगे तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए सपोर्ट चाहिए, दैट आई एम रेडी टू गिव टू देम एवरीवन। माय प्रिंसिपल इज ईच एंड एवरी पर्सन। हम लोग चाइना की पॉलिसी में करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, चाइना जैसी मार्केटिंग करेंगे और जर्मनी जैसे टेक्नोलॉजी देंगे। ये कॉन्सेप्ट है। चाइना में हर एक आदमी के पास बिजनेस है, हम क्यों नहीं कर सकते? इतने सारे बिजनेस नेटवर्क है हमारे पास, इतनी सारी पॉपुलेशंस है, तो हमारे हर एक आदमी को बिजनेस अल्टीमेटली अगर मेरे पास सपोर्ट मांगते या मेरे से आइडिया, तो मैं हर एक आदमी को मैं श्योर कर सकता हूँ कि हर एक आदमी को मैं बिजनेस देखता हूँ, हर एक आदमी को मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग कर सकता हूँ। बशर्ते वो उस पर भी उतनी भी हिम्मत उनमें भी होनी चाहिए, वो सामने आना चाहिए। आप
क्या बताना चाहेंगे एक बिजनेस में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज जिसे वो अपने आप में रखे तो वो आगे बढ़ सकता है, कुछ ऐसी कुछ क्वालिटी? राइट, सबसे पहले तो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लगन, मेहनत करो, ध्येय से अपने हिलो मत। मेन चीज़ है कि आपके पास आप सक्सेस होंगे, आप फर्स्ट टेक में आप कभी नहीं बोल सकते आप सक्सेस होंगे, बिकॉज उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, बट आप लेके चलो। जब एक सिंपल से रूल है कि आप एक कोई रोड पर चलना, एक डेस्टिनी फाइनल करो कि मुझे वो डेस्टिनी में जाना है, तो हो सकता है वो रोड में आपको गड्ढे मिले, पुलिया मिले, पानी मिले, बहुत से ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी ज़िंदगी में होते रहते हैं। तो आपको सही समझना चाहिए कि नहीं, आज समझा, मुझे लगता है मुझे आज कि मुझे आज दीक्षा भूमि जाना है, पर पता चला कि दीक्षा भूमि जाने तो एक ही रोड है, वही रोड से मुझे जाना है। तो लाइफ इज सेम थिंग, बिजनेस इज सेम थिंग। भाई डेस्टिनेशन को आप एक करो, पर बीच में समझ लो कि बहुत सारे नदी पहाड़ जो भी आते हैं उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, पर डेस्टिनेशन आपको फाइनल रखो, नहीं मेरे को वहाँ पर पहुँचना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो यू हैव टू ट्रीट लाइक दैट वे कि भाई कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन को उसको ऑब्स्ट्रक्शन मत समझो, उसको ट्राई टू सॉल्व करो। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हर एक। हाँ, टाइम लग सकता है, नो डाउट टाइम लग सकता है, पर टाइम के लिए उसको थोड़ा समय, टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उस वक्त आपको समझता नहीं कि उसको सॉल्व किया जाता है, पर जब उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आइडियाज आ जाता है, और उस आइडिया से वो आपके लिए नेगेटिव से आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही बेहतरीन जिंदगी आपकी रही है, बहुत ही प्रेरणादायक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील सर, आपने हमें वक्त दिया और आप बिजनेस टॉक में। थैंक यू दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहा सफर। सुशील सर से यही सीखने मिला कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसके बेसिक्स सीखें, कैसे वो बिजनेस करना है, कैसे वो बिजनेस आगे बढ़ता है, उस बिजनेस में एग्जैक्टली होता क्या है, मार्केटिंग कैसे होती है, ऑनेस्टी और शिद्दत, उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आवाज़ इंडिया के थ्रू हम बिजनेस टॉक के जरिए आपको उद्योग जगत की कुछ ऐसी हस्तियों से मिलवाएंगे, पर वो भी अगले एपिसोड में। देखते रहिए आवाज़ इंडिया बिजनेस टॉक। ये सफ़र है जीरो से हीरो तक का।